सोचिए, आप एक ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जो गर्म देश में हीटर बेचने चला जाए या कोयले की खदान में कोयला बेचने चला जाए। आप कहेंगे महामूर्ख। लेकिन क्या हो अगर यही बेवकूफी भरे फैसले उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दे। ये कहानी है इतिहास के सबसे लकी मूर्ख की। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी का हर फैसला गलत लिया, लेकिन उसकी हर गलती उसे और ज्यादा करोड़पति बनाती चली गई। क्या ये सिर्फ एक अंधा लक था या फिर ब्रह्मांड का कोई ऐसा सीक्रेट नियम है जो आज तक हमसे छिपाया गया है? साल था 1747। अमेरिका के मैसाचुसेट में एक लड़का पैदा हुआ, टिमोथी डेक्स्टर। ये इंसान इतना अनपढ़ था कि इसे ठीक से अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक चमड़े की दुकान पर मजदूरी करने चला गया। टिमोथी के पास में ना कोई खास टैलेंट था, ना ही कोई तेज दिमाग, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक अनस्टॉपेबल लक, जिसने साइंस को और लॉजिक को घुटनों पर ला दिया था। टिमोथी ने एक अमीर विधवा से शादी कर ली और अचानक से बहुत अमीर हो गया। लेकिन उस वक्त के पढ़े लिखे और समझदार लोग उसे जलते थे। उन्हें लगता था कि ये एक गंवार इंसान उनके बराबर कैसे बैठ सकता है। इसलिए उन समझदार लोगों ने टिमोथी को पूरी तरह से बर्बाद करने का एक प्लान बना लिया था। उन्होंने टिमोथी को जानबूझकर सबसे घटिया और बकवास बिजनेस एडवाइस देना शुरू कर दिया। ऐसी सलाह जिस पर अमल करने वाला इंसान रातों रात सड़क पर आ जाए। लेकिन यहीं पर यूनिवर्स ने अपना असली जादू दिखाया। उन लोगों ने उसे खत्म करने के लिए जो भी जाल बिछाए, वो हर बार टिमोथी के लिए एक सोने की खान बन गया। उसने जो भी कबाड़ खरीदा वो रातों रात करोड़ों का माल बन गया। जिस बिजनेस में 100% लॉस की गारंटी थी, बिजनेस ने उसे उस वक्त का सबसे अमीर इंसान बना दिया। लोग अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आखिर इस आदमी के साथ में ऐसा क्या था कि यूनिवर्स के सारे नियम इसके लिए उल्टे काम कर रहे थे? टिमोथी डेक्स्टर की कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, यह उस सवाल का जवाब है जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, क्यों अच्छे और सच्चे लोगों के साथ में हमेशा बुरा होता है और बुरे और बेईमान या मूर्ख लोगों के साथ में छप्पर फाड़ कर उनको सक्सेस मिलती है। हम देखते हैं कि एक मेहनती इंसान पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है और कोई बेवकूफ बिना कुछ किए करोड़ों में खेलता है। इस पर आज के मॉडर्न लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक रैंडम प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये ब्रह्मांड एक कैसीनो है जहां बस आपका लक काम करता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस ब्रह्मांड में फिजिक्स और मैथ का हर नियम इतने परफेक्ट तरीके से काम करते हैं, वहां इंसान की जिंदगी सिर्फ एक रैंडम इंसिडेंट कैसे हो सकती है? अगर सब कुछ रैंडम है तो फिर इंसान को मेहनत और अच्छाई का कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ धार्मिक नजरिए हमें समझाते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ एक ही जीवन है और दुख सुख बस भगवान की ही एक परीक्षा है। लेकिन लॉजिक के तराजू पर ये पूरी बात फेल हो जाती है। अगर भगवान सब कुछ पहले से ही जानता है तो फिर वो हमारा टेस्ट क्यों ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये एक एग्जाम है तो सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग क्यों है? एक बच्चा अमीर और सुरक्षित परिवार में जन्म लेता है और दूसरा बच्चा जन्म से ही किसी जेनेटिकल बीमारी के साथ में भीषण गंभीर गरीबी में पैदा होता है। अगर जिंदगी सिर्फ एक ही है तो ये एग्जाम पूरी तरह से अनफेयर है। अगर अंधा लक और वन लाइफ टेस्ट दोनों ही थ्योरी गलत हैं तो फिर असलियत क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड का कोई सीक्रेट अकाउंटिंग सिस्टम है जो हमें दिखाई नहीं देता है? इस सीक्रेट को समझने के लिए हमें वापस टिमोथी डेक्स्टर के उन अजीबोगरीब फैसलों को देखना होगा। वो फैसले जिन्होंने मॉडर्न साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों को ही चकमा दे दिया है। सबसे पहला और बेवकूफी भरा काम, अमेरिका में वॉर खत्म होने के बाद में कॉन्टिनेंटल करेंसी पूरी तरह से रद्दी हो चुकी थी। उसकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। लोग उसे कबाड़ समझकर फेंक रहे थे। लेकिन टिमोथी ने अपनी पत्नी का सारा पैसा लगाकर वो रद्दी करेंसी खरीदना शुरू कर दिया। उसे इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता था, वो बस खरीदता रहा। उसके दुश्मन हंस रहे थे कि अब ये पक्का बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी ब्रह्मांड का पहला कॉस्मिक ग्लिच हुआ। एलेक्जेंडर हैमिल्टन ने एक नया फंडिंग एक्ट पास किया और उस रद्दी करेंसी की वैल्यू अचानक आसमान छूने लगी। टिमोथी का सारा कबाड़ करोड़ों में हो गया। ये देखकर लोग बौखला गए, लेकिन दुश्मन अभी हारे नहीं थे। उन्होंने एक और मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने टिमोथी से कहा कि तुम गर्म देश मतलब वेस्ट इंडीज में वार्मिंग पैन बेचो। अब ये वार्मिंग पैन क्या होता है? वार्मिंग पैन मतलब बिस्तर गर्म करने वाला पैन, मतलब जिसके ऊपर कोयला या गर्म चीज रखी जाती है सोने से पहले ठंडे इलाकों में, और फिर उस पैन को बिस्तर पर घुमाया जाता है। अब सोचिए, जहां पहले से ही इतनी गर्मी है, मतलब जहां वो बेचने जा रहा है, वहां कोई बिस्तर गर्म करने वाली चीज क्यों खरीदेगा? टिमोथी ने बिना सोचे समझे
42,000 वार्मिंग पैन जहाज पर लाद दिए और वेस्ट इंडीज भेज दिया। सबको यकीन था कि इस बार तो 100% गारंटी है कि लॉस होगा। लेकिन जब वो जहाज वहां पहुंचा तो वहां के आम लोगों ने तो उस पैन को नहीं खरीदा, लेकिन वहां के जो चीनी उद्योग के लोगों ने उस पैन को देखा और उसका इस्तेमाल उबलते हुए गुड़ को निकालने के लिए करने लगे। टिमोची के सारे पैन हाथों हाथ बिक गए, वो भी 79% के भारी प्रॉफिट के साथ में। यहाँ लॉजिक फिर से फेल हो गया। आपके हिसाब से इन सब में से सबसे बड़ी बेवकूफी कौन सी थी जिसे किस्मत ने सोने में बदल दिया था? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार तो दुश्मनों ने हद ही पार कर दी। उन्होंने टिमोथी को सलाह दी कि वो न्यू कैसल्स में जाकर अपना कोयला बेचे। न्यू कैसल वो जगह थी जो पूरे ब्रिटेन को कोयला सप्लाई करती थी, वहां कोयले की खदानें थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आप कोई रेगिस्तान में रेत बेचने जाए। टिमोथी ने कोयले से भरे जहाज न्यू कैसल भेज दिए, लेकिन जैसे ही उसके जहाज बंदरगाह पर पहुंचे, वहां की खदानों में मजदूरों ने अचानक हड़ताल कर दी। पूरे शहर में कोयले की सप्लाई रुक गई और टिमोथी का सारा कोयला मुंह मांगी कीमत पर बिक गया। एक बार किसी ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ पर जो आवारा बिल्लियां हैं उन्हें पकड़ो और दूसरे देशों में जहाज में ले जाकर बेचो। उसने हजारों फालतू बिल्लियां पकड़वाकर कैरेबियन आइलैंड में भेज दिया, जहां चूहों का आतंक के कारण लोगों ने उन बिल्लियों को सोने के भाव खरीद लिया। उसने एक किताब भी लिखी थी जिसमें ना कोई कॉमा था ना फुल स्टॉप था, लेकिन फिर भी वो किताब एक बेस्ट सेलर बन गई। यहां तक कि उस किताब को उसने बस लिखना शुरू करा, कोई पैराग्राफ भी चेंज नहीं करा, कुछ भी फुल स्टॉप कुछ भी नहीं, बस वो स्टार्टिंग से लिखता चला गया और एंड तक उसने पूरी किताब एक ही साथ में एक ही बार में एक ही पैराग्राफ में लिख दी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो किताब बेस्ट सेलर हुई। और सिर्फ वही किताब नहीं, लोगों ने उससे कहा, डेक्स्टर से कहा कि तुमने ये जो किताब लिखी है इसके अंदर तो ना ही कोई फुल स्टॉप है ना ही कोमा है। तो उसने उसका सेकंड वर्जन निकाला और उसके अंदर उसने क्या करा, उसने आखिरी पन्ने में ग्रामर के अंदर जितने भी कॉमा फुल स्टॉप पंक्चुएशन जितनी भी चीजें होती हैं वो सब एक साथ लिख दिए। और साथ में ही उसने नीचे एक लाइन लिख दी कि जिसको भी जहां आवश्यकता हो वो इन पंक्चुएशंस का इस्तेमाल कर ले। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या रैंडम प्रोबेबिलिटी इतनी बार काम कर सकती है? टिमोथी डेक्स्टर की किस्मत सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। क्या यूनिवर्स का ये इम्पॉसिबल लक सिर्फ पैसों को कंट्रोल करता है, या ये जीवन मौत और हर जीत के खेल को भी बदल सकता है? मिलिए स्टीफन ब्रैडबरी से, जिसे लोग द लकी ओलंपियन कहते हैं। साल 2002 विंटर ओलंपिक्स, स्टीफन स्पीड स्केटिंग रेस के फाइनल में सबसे पीछे था। वो हारने ही वाला था, उसके आगे दुनिया के बेस्ट रेसर थे। लेकिन अचानक फिनिश लाइन से कुछ मीटर पहले आगे के सारे टॉप लेवल के रेसर्स एक दूसरे से टकराकर गिर गए। स्टीफन आराम से उनके पास से गुजरा और गोल्ड मेडल जीत लिया। एक और घटना है जापान की, तसुतोमु यामागुची, एक ऐसे इंसान जिसे मौत भी नहीं हरा पाई। साल था 1945। ये इंसान हिरोशिमा में काम कर रहा था, तभी वहां पहला एटम बम गिरा, पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन तसुतोमा बच गया। अगले ही दिन वो अपने काम से नागासाकी चला गया, क्योंकि उसे लगा कि वो शहर सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, दूसरा एटम बम वहीं गिर गया और तसुतोमा फिर से बच गया। दो अलग अलग शहरों में दो सबसे भयानक परमाणु हमलों के बीच में होकर भी एक इंसान 2 बार जिंदा बच गया। क्या कोई मैथ, स्टैटिस्टिक्स या इसकी प्रोबेबिलिटी समझा सकता है, या लक वाला लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है? टिमोथी डेक्स्टर, स्टीफन ब्रैडबरी या तसुतोमा, इन सभी घटनाओं में एक अजीब सा पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जिसे आज की दुनिया सिर्फ इत्तेफाक मानकर छोड़ देती है, लेकिन हमारे सनातन हिंदू दर्शन ने हजारों साल पहले ही इस कोड को डिकोड कर लिया था। यहीं पर वो रहस्य खुलता है जिसे दुनिया इत्तेफाक या भगवान की मनमर्जी मानती है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका एक बहुत ही सटीक और लॉजिकल जवाब है, जिसे हम कर्म फल सिद्धांत कहते हैं। ये कोई अंधी किस्मत या सिर्फ एक जीवन की परीक्षा नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे सटीक और परफेक्ट कॉस्मिक अकाउंटिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में कोई गलती नहीं होती है। इसे समझने के लिए हमें 3 तरह के कर्मों को समझना होगा। सबसे पहला है संचित कर्म। सिंपल भाषा में ये आपके पिछले कई जन्मों का मास्टर बैंक बैलेंस है। आपके सारे अच्छे और बुरे काम सब कुछ इसी लेजर में जमा है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वो फिक्स पेमेंट या फिर ऑटोमेटिक डिविडेंड है जो आपके संचित कर्म के आधार पर आपको इस जन्म में मिलते हैं। टिमोथी डेक्स्टर के साथ जो हुआ वो कोई चमत्कार नहीं था, वो मूर्ख या कमजोर नहीं था। उसकी किस्मत उसका संचित कर्म था जो इस जन्म में प्रारब्ध बनकर सामने आ रहा था।
टिमोथी का इस जन्म का दिमाग भले ही कमजोर था, लेकिन उसके पिछले जन्मों का पुण्य इतना ज्यादा था कि यूनिवर्स उसके सारे गलत फैसलों को सही में बदल रहा था। ये एक तरह का फोर्स फील्ड था जो हर नेगेटिविटी को दूर कर रहा था। वो वार्मिंग पैन, वो कोयला, वो बिल्लियां, ब्रह्मांड उसके लिए एक ग्लोबल मार्केट की इकोनॉमिक्स बदल रही थी ताकि उसके प्रारब्ध का पेमेंट पूरा हो सके। और जो अच्छे लोग आज कष्ट झेल रहे हैं वो भी कोई अंधी किस्मत का शिकार नहीं है। हो सकता है कि उनका अभी का बैलेंस जो है वो परफेक्ट चल रहा हो, उनके पुराने कर्ज अभी बचे हुए हैं, बस वो कट रहे हो। इस थ्योरी से वो सारी बेतुकी बातें खत्म हो जाती है कि भगवान आपके मजे ले रहा है। भगवान मजे नहीं ले रहा है, यूनिवर्स सिर्फ आपके बैंक बैलेंस का हिसाब कर रहा है। लेकिन अगर सब कुछ प्रारब्ध है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आज जो कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर छिपा हुआ है। अगर सब कुछ प्रारब्ध है तो हमारे आज के कर्मों की क्या वैल्यू है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि प्रारब्ध सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है, असली खेल तो अब शुरू होता है। यहीं पर आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कर्म, आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब वो एक्शन, वो चॉइस जो हम अभी इस पल में ले रहे हैं। यह वो फ्री विल है जो हमें हर पल मिलती है। टिमोथी डेक्स्टर को उसके पिछले जन्मों के पुण्य का फल प्रारब्ध के रूप में मिल रहा था, लेकिन इस जन्म में उसे जो घमंड दिखाया, उसने जो मूर्खता की, उसने अपनी पत्नी पर जो अत्याचार करे, वो उसका आगामी कर्म। ये एक नया जहरीला खाता है जो जिसे उसे अगले जन्म में निश्चित तौर पर भुगतना होगा। क्वांटम बायोलॉजी और एपिजेनेटिक्स जैसे फील्ड्स ये साबित कर रहे हैं कि हमारे विचार और एक्शन हमारे डीएनए तक को बदल सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में साइंस मेमोरी के इस लेवल तक भी पहुंच जाए जहां वो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म को डिकोड कर सके, लेकिन हमारे ग्रंथ ने यह ज्ञान हमें हजारों साल पहले ही दे दिया था। तो अगली बार जब आप किसी अच्छे इंसान को संघर्ष करते देखें या किसी बुरे इंसान को तरक्की करते देखें तो निराश मत होइएगा। याद रखिए ये सिर्फ एक लाइफ का छोटा सा चैप्टर है, पूरी किताब अभी बाकी है। ब्रह्मांड का लेजर कभी भी गलती नहीं कर सकता है, हर एक्शन का हिसाब होता ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया था, हमारे वीडियो को हाइप भी करिएगा। और साथ में हम इसी तरह के रोचक वीडियो बनाते रहते हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़े होते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो में।